तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, जो कि हिंदी का मॉडल पेपर 2021 और आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे यदि आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है इसी चैनल पे। यदि आप लाइव क्लास को ज्वाइन करके इंटर परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका देखिए फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे सारा पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पुंडलिक जी कौन थे। देखिए टारगेट 2021 के लिए पुंडलिक जी कौन थे, तो आंसर होगा पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया। वो ये भीति हरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और ग्रामवासियों के दिल से भय यानी डर को दूर करते थे। पुंडलिक जी का व्यक्तित्व तेजस्वी, शरीर बलिष्ठ और आवाज दबंग थी। एक दिन अंग्रेज एमन साहब पुंडलिक जी के आश्रम में आया। पुंडलिक जी के आश्रम में कौन आया, तो एमन साहब। कायदा मतलब कि कानून था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके मतलब कि जो घर के वानर है वो उसके घोड़े की लगाम को पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। एमन जी डर गए, एमन जो थे वो डर गए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी जो है उसका श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है, तो आंसर होगा हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास कृत रचित रामचरितमानस है। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य जो है वो तुलसीदास का रामचरितमानस है। आगे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, तो आंसर यानी उत्तर होगा दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का मुख्य जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐशों की रस बनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह कौन थे, तो आंसर होगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्साहपूर्ण कार्यों की वो यह अस्थायी ही प्रतीक और प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वो ये प्रेरणापुंज प्रतीक हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, फिरंगी मैम के बाग में क्या था। फिरंगी मैम जो थे, फिरंगी मैम उसके बाग में मतलब कि बगीचा में क्या था, तो आंसर होगा फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास, फल एवं दूध की वर्षा मैमें करती है। उसके बाद हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था, तो आंसर होगा अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य मतलब कि प्रतिदिन उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है, तो आंसर होगा लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक है। यह हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। काम करने वाला मजदूर भी लोहावत माना जाता है।
स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है और दुखों का बोझ उठाती है वह भी लोहावत है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि हमारे जीवन में एक संबंधों में भी व्याप्त है। लोहा मनुष्य जीवन से अभिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8, लपटन साहब उसने कहा था कहानी का जो पात्र है उसकी जेब में क्या बरामद हुआ था? तो आंसर यानी उत्तर, लपटन साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे। और यहाँ देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, वो किसकी पुत्री थी? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, तिरीछ क्या है? तो आंसर होगा तिरीछ विष खापर एक जहरीली लिजार्ड है। इसका काटा आदमी बच नहीं सकता। इसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तिरीछ नज़र मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़कर भागना चाहिए, मतलब कि दौड़ना चाहिए। तिरीछ कहानी एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। यह कहानी जो है वो जादुई यथार्थ है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, डायरी क्या है? तो आंसर होगा डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है। ईमानदार लेखकों के लिए यह श्रेष्ठ क्षेत्र एक दहकता हुआ जंगल है। डायरी लेखन एक तटस्थ घोंसला नहीं है। डायरी लेखकों के कर्म का साक्षी होता है। यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता है। डायरियाँ प्रतिभाशाली संवेदनशील कवि आलोचक की आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है। डायरी लेखक को खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए। यहाँ देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य आदर्श क्या थे? तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। रामचरित्र प्रबंध काव्य है, यह महाकाव्य है, सूरसागर गीत काव्य है तथा रामचरित श्रेष्ठ प्रमाणित होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है? तो आंसर होगा लेखक पहले लेखन सामग्री एकत्रित कर जो लिखता है वह दस्तावेज है। इस दस्तावेज से जो मूल्यवान बात निकल कर कहीं लिखी जाती है वह रचना है। रचना आग पर पक कर तैयार हुई मीठी खीर है। दस्तावेज रचना के लिए जरूरी है, वह कच्चा माल है, आगे चलकर इसी से उत्कृष्ट रचना बनती है। और नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक प्रेम कहानी है। यह दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है। अब प्रेम कहानियाँ शरीर स्तर पर संचरित होती है। यह गुलेरी जी की कहानी है कि इसमें दिव्यता, उदात्तता और भावों की निष्ठता विद्यमान है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है। यह प्रेम की सात्विक कहानी है। यह कहानी तामसिकता से परहेज रखती है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो आंसर होगा भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की जड़ें यहाँ की राजनीति में छिपी हुई है। चुनाव में अनंत रुपये खर्च कर राजनेता चुनाव लड़ते हैं। सरकारी खर्च भी कम नहीं होता। चुनाव पद्धति में भी परिवर्तन जरूरी है। बेईमान, गुंडे एवं भ्रष्टाचारी चुनाव न लड़ सके ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी होगी। भीड़तंत्र इस भ्रष्टाचार को चुनावों से दूर करना अब मुश्किल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो आंसर होगा नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष कुदाल चलाने लगा और स्त्री अछोड़ने पछोड़ने का काम करने वाली बन गई। इस प्रकार नारी की पराधीनता आरंभ हुई। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो आंसर होगा बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोसों दूर हो जाती है।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो आंसर होगा मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों दो सेनाओं की ओर से लड़ते हैं। मानक वो हजारों दुश्मनों का मारा है। मानक ने उस सिपाही को भी मारा है। सिपाही भी उसकी जान का दुश्मन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हार जीत कविता में मशक वाली की क्या भूमिका है? तो आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा रचित गद्य कविता हार जीत में एक बूढ़ा मशक वाला है। इसकी भूमिका सड़कों को सींचने की है। देश की सेना युद्ध में हार गई है यह बताने का अधिकार उसे नहीं है। नागरिक उसकी इस बात पर विश्वास भी नहीं करते कि सेना हार गई है। मशक वाले की भूमिका सच दर्ज करने की नहीं, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रगीत गाया जाता है। उसमें भारत के भाग्य विधाताओं का गुण गाया जाता है। उसमें राष्ट्र अधिनायक का गुण गाया जाता है। उसमें राष्ट्र के निर्माताओं का गुण गाया जाता है। लेकिन प्रस्तुत कविता अधिनायक में वर्तमान राजनेताओं पर व्यंग किया गया है, क्योंकि वह देश का सही नेतृत्व नहीं करते, वे अपने को तानाशाह मान बैठे हैं। ऐसे नायक देश के झूठे नायक है, वह महाबली बन बैठे हैं, यह निंदनीय है। क्वेश्चन नंबर 21, कवियत्री का खिलौना क्या है? तो आंसर होगा कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में उनका खिलौना उसका पुत्र है जो खो गया है। उसके वियोग में कवियत्री तड़पती त्रस्ती रहती है, क्योंकि उसमें एक माँ का हृदय भी है। माँ का हृदय पुत्र के निधन पर विदीर्ण हो उठा है। आगे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो आंसर होगा हार जीत शीर्षक कविता में अशोक वाजपेयी ने कहा है कि राजा जो करता है उसे जनता मान लेती है। उत्सव देश के नागरिक मना रहे हैं, वह विजय दिवस मना रहे हैं। देश की सेना राजा के साथ ही युद्ध करके लौटी है। नागरिकों को पता भी नहीं है कि युद्ध जीतकर सेना लौटी है या हार कर, फिर भी वह उत्सव मना रहे हैं या उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो आंसर होगा तुलसीदास कहते हैं कि वो ये जन्म से ही भूखे हैं। आप श्री राम गरीबों का हित करने वाले हैं। भीख मांगकर अपना पेट वे आजीवन भरते हैं। अब वे राम के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा की भीख मांग रहे हैं। अनन्य भक्त अटूट भक्तों की भी भीख मांगा करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, गायें किस ओर दौड़ पड़े? तो सवेरा होते ही गायें अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। 25 नंबर क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है इस पूरी धरती पर मनुष्य जीवन की संघर्ष कहानी एक है। शेषकों, खूनियों और चोरों के विरुद्ध आदमी की संघर्ष की कहानी एक है। इसके विरुद्ध हर आदमी की संघर्ष की कहानी एक सी है। पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवाद की लड़ाई पूरे संसार में मची है। क्रांति की ज्वाला सारे संसार में जल रही है। सभी सत्य का उजाला और अपना हक चाहते हैं। तो इस 25 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी तक बता चुका हूं, तो इस 25 में आपको कितने का आंसर याद था आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप जरूर देखें।